अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। स्पेशली ये पास्ट पेपर एफआर के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हर वो स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके कोर्स का टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इनडायरेक्ट मेथड पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। 20 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कैश फ्लो का एक फॉर्मेट, अब आपने कहीं से भी क्लासेस ली हो या खुद पढ़ा हो, फॉर्मेट बुक में भी है, हमारे नोट्स में भी है, या आपके टीचर ने भी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड किया होगा। तो वो फॉर्मेट जो है कैश फ्लो का, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए या आपको मेमोराइज होना चाहिए। अब याद रखिएगा, फॉर्मेट अगर याद नहीं है ना, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम है, ये वीडियो देखने के बाद, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद, कि अपने फॉर्मेट को रिवाइज करें। अपने फॉर्मेट को एक बार लिखें कि यार ये फॉर्मेट मुझे कितना याद है। एक बार लिखना शुरू करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैश फ्लो का फॉर्मेट आज आपको कितना याद है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सामने इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है। रेवेन्यू कैश क्रेडिट पे है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लोन नोट, ओवरड्राफ्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ओसीआई में रिवैल्यूएशन होती है, और टीसीआई यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बैलेंस शीट बनी हुई है। नॉन करंट एसेट नोट 1 एंड 2 है। हमें ये पता है कैश फ्लो के अंदर IAS 16 एग्जामिन हो रहा होता है, तो IAS 16 पक्का होना चाहिए। कुछ टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 वीडियोस ही IAS 16 की डाली हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगी। लेकिन जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा है, तो IAS 16 हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो उसको एक बार रिवाइज रखिएगा। इसके बाद करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल है, पेएबल है, रेवैल्यूएशन के अंदर नोट है, और रिटेन अर्निंग का भी एक नोट है। कन्वर्टेबल्स लोन है, जिसका भी नोट गिवन है। नोट 1 2 3 4 5 पांचों नोट्स को डिस्कस करेंगे। पहला नोट है, कॉल टाउन redesigned its display area in all of its outlets. The previous display had a cost of $10 million and had been written down by $9 million. There was an unexpected cost of $500,000 for the removal of display of the old display area. सबसे पहले नोट 1 नॉन करंट एसेट से लिंक कर रहा है, डिस्प्ले एरिया की बात हो रही है। इसने आपको बताया, देखो 80,000 का पहले था, 2008 में कॉस्ट थी, और कैरिंग अमाउंट 32,000 थी। नजर आया होगा, देखिएगा, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रहा, और ये इतना हो गया है। तो डिफरेंस का रीजनिंग कुछ दी है। अब हमें तो कैश फ्लो में कैश देखना है ना, कि कितना खरीदा कितना बेचा। तो ये क्या कह रहा है भाई, द प्रीवियस, आपने क्या किया, रीडिजाइन किया। प्रीवियस डिस्प्ले हैड अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन, रिटन डाउन वैल्यू 9 मिलियन की जो थी, उस पे अनएक्सपेक्टेड 5 लाख रुपए उसको रिमूव करने के आपको लगाने पड़े। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। फिर कहता है, ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यू किया आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपवर्ड्स बाय 5 मिलियन। अच्छा भाई, ठीक है, आपने रिवैल्यूएशन किया है। रिवैल्यूएशन नॉन कैश होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। Accumulated depreciation on this properties were 2 million, which was reset to zero। ये मैं बार बार बता चुका हूँ IAS 16 पढ़ाते वक्त भी, कि जब भी रिवैल्यूएशन होती है तो डेप्रिसिएशन खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसने लिख भी दिया है। और डेप्रिसिएशन सारा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और एनुअल रिजर्व ट्रांसफर रिवैल्यूएशन भी करता है। हमें पता है, IAS 16 में पढ़ा है कि जब रिवैल्यूएशन होती है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो होता है, एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। हम कहाँ पे लेके जाते हैं उसको, रिवैल्यूएशन में ले जाते हैं। रिवैल्यूएशन से कम करके एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालते हैं। पुराना रिवैल्यूएशन से पहले कितना था, रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस को डायरेक्टली हम रिटेन अर्निंग में चार्ज करते हैं और रिवैल्यूएशन से कम करते हैं। IAS 16 अगेन। फिर है, Call down made an out of court settlement of a negligence claim brought about by a former employee. The dispute has been in progress for 2 years, and Coldown had made a provision for the potential liability in each of the 2 previous years. The unprovided amount of the claim at the time of settlement was 30,000, and
दिस वाज चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, इन्हों पे ऊपर कोई केस वगैरह था जिसका ये प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे थे, 30,000 तक का अमाउंट था, और अब ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट हमने सेटल कर लिया है। चले भाई, बहुत अच्छी बात है, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया है तो जबरदस्त, गुड है। फिर ये सिंपल है, प्रोविजन का इंक्रीज या डिक्रीज हम देखेंगे। वारंटी प्रोविजन रिलेट्स टू द फ्यूचर रिपेयर ऑफ गुड्स। वारंटी प्रोविजन हमने IAS 37 पढ़ा हुआ है, जो वारंटी प्रोविजन भी IAS 37 प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के हिसाब से रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। इसके बाद कहने वाले ने क्या कहा है, देखिएगा, कहने वाले ने कहा है कन्वर्टेबल लोन्स हैं, had their right to convert to shares, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्जन का ऑप्शन है 25 शेयर्स फॉर $1 ईच, यानी 25 शेयर्स मिलेंगे जिसकी पार वैल्यू $1 होगी। फॉर 100 लोन नोट्स, यानी जिसके पास 100 लोन नोट्स होंगे उसको जो है वो हम 25 शेयर्स ₹1 वाले देंगे। ये इसने डिफरेंस का रीजन बताया। देखिए लोन नोट में डिफरेंस नजर आएगा, यहाँ देखिएगा जरा, ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए 2000 से 0। अब फर्क बता रहा है कि भाई देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें ना तो 2008 में 2000 का लोन नोट था और 0 हो गया, इसका मतलब लोन खत्म हो गया। हमें तो लग रहा है लोन खत्म हो गया और हमने कैश में पेमेंट कर दी होगी, लेकिन इसने क्या कहा कि भाई आपने शेयर्स भी इशू किए हैं, यानी लोन नोट खत्म करके आपने शेयर्स इशू कर दिए, यानी कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी आपने अपना कर्जा उतारा, लेकिन कर्जा कैश की फॉर्म में नहीं उतारा, शेयर्स इशू करके उतार दिया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ठीक है। तो जो आपने शेयर्स दे दिए वो कैश को हिट नहीं करेंगे, जो आपने शेयर्स दे दिए वो कैश को हिट नहीं करेंगे, और जो डिफरेंट शेयर्स का इम्पैक्ट हटाने के बाद बच जाएगा, दैट विल बी ओनली द इम्पैक्ट ऑफ कैश, जिसको हमें देखना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम मिलके सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मेट याद होना चाहिए, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हेडिंग होती है, हमने हेडिंग लगा दी, 2 कॉलम्स इसमें भी चल रहे होते हैं। प्रॉफिट कौन सा लेना है, हमेशा बिफोर टैक्स लेना है, ये हमें याद होना चाहिए। देखें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,200 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर इसके बाद हेडिंग होती है छोटी सी, एडजस्टमेंट फॉर, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन, लॉस, गेन और इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, कोई हमने लॉस में भी काम किया है, कोई एसेट हमने बेचा था डिस्प्ले वाला, वो लॉस भी है, इंटरेस्ट वगैरह हम बाद में देखेंगे। अब डेप्रिसिएशन और लॉस, ये 2 चीज़ें हम क्वेश्चन में नोट पढ़ेंगे, यानी नॉन करंट एसेट का नोट। और मैंने पहले भी कहा है, जब हम किसी एक नोट को स्टार्ट करेंगे तो फिर उससे रेलिवेंट जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हम सॉल्व कर लिया करेंगे, यानी नोट को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हम सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालें और छोड़ दें, नो, वी विल गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट की हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो नॉन करंट एसेट का अकाउंट भी बनना है, क्योंकि हम 2-3 चीजें तो हमें जहन में होनी चाहिए। जब नॉन करंट एसेट की बात होती है तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है, उसमें गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, उसमें एक्विजिशन यानी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है वो होता है, और प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी एसेट बेची कितना नोट कितना पैसा हाथ में आया, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगेन होता है, वो भी होता है। तो ये 4 पॉइंट्स तो डेफिनेटली हमारे नॉन करंट एसेट के होते ही हैं, और जब भी हम नॉन करंट एसेट के नोट सॉल्व करने जाते हैं तो हम ये 4 चीजें निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक टी अकाउंट फॉर्मेट और एक जो है वो कॉलम फॉर्मेट। और मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टूडेंट्स को कॉलम फॉर्मेट ज़्यादा आसान लगता है,
तो नॉन करंट एसेट की मैं वर्किंग कर रहा हूँ, कंप्लीट वर्किंग। देखिएगा जरा ध्यान से, नॉन करंट एसेट अगर हम टी अकाउंट नहीं दूसरे फॉर्मेट पे करें तो उसका फॉर्मेट क्या था, उसका ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है, रीवैल्यूएशन आती है, फिर अगर कुछ बेचा है तो डिस्पोजल आता है, और फिर बैलेंस सीएफ आ जाता है। और हमारे पास जो आंसर होता है उसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो, यानी अगर ये माइनस में आए तो आउटफ्लो और प्लस में आए तो इनफ्लो। कैश फ्लो हम लिख देते हैं कैश फ्लो फॉर। अब ये क्या है, ये तो जब सॉल्व होगा तब पता चलेगा कि एक्वायर क्या है, कि प्रोसीड्स हैं, ये तो सॉल्व करने से पता चलेगा। फॉर्मेट एक बार आपके सामने लिखा गया है, क्या चीज़ प्लस होती है क्या चीज़ माइनस होती है ये याद कीजिएगा। तो डिस्पोजल और क्लोजिंग बैलेंस डिडक्ट होता है, बाकी दोनों चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। ये फॉर्मेट हमारा बहुत पुराना है, इसी पे हम चलते हैं। अब देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि आप कोशिश करो कैरिंग अमाउंट लो। तो कैरिंग अमाउंट आप लोगे तो आपको डेप्रिसिएशन में आसानी होगी। कैसे होगी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप नॉन करंट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट लो या फिर आप इसको कॉस्ट लो, दोनों में से एक चीज आप ले सकते हैं, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट लोगे तो आपको इस फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, जो कि गिवन नहीं है डायरेक्टली। आप देखिए इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं दिया हुआ, यानी वो छुपा हुआ है, कैलकुलेटेड नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट के फॉर्मेट से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन गिवन होता तो फिर हम कैरिंग अमाउंट यूज करते हैं, कि जो हमारा मोस्ट लाइकली भी है और जिसको मैं लाइक भी करता हूँ, पसंद भी करता हूँ। लेकिन बात वही है कि डेप्रिसिएशन गिवन होना चाहिए, उसके लिए नहीं है, तो फिर कॉस्ट वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। कॉस्ट वाले फॉर्मेट में कैसे होगा देखें, 80,000 से 93,500, यानी ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 93,500, ठीक हो गया। रीवैल्यूएशन और डिस्पोजल दो चीजें लेनी है। नोट पढ़ें, कुछ बेचा है क्या? As a display unit, the previous display had a cost of 10 million had been written down by 9 million. रिटन डाउन बोलते हैं डेप्रिसिएशन को। 10 मिलियन की उसकी कॉस्ट थी और उसकी रिटन डाउन, यानी उसकी रिटन डाउन बाय 9 मिलियन से वो डेप्रिशिएट हो चुका है। तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हुई? कैरिंग अमाउंट हुई 1 मिलियन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 1 मिलियन हो गई, सिंपल है। रिटन डाउन मतलब डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बात सारा समझिएगा, बाद में उसको भी देखेंगे। हमारे पास जो बेचा है, ये हम जो यूज कर रहे हैं फॉर्मेट, ये कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं? हमने इसमें क्या लिया है? कॉस्ट। तो इसका मतलब ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। जो बेचा है उसकी भी क्या आएगी? उसकी भी क्या आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। ठीक है। अगर टी अकाउंट फॉर्मेट याद करें तो टी अकाउंट फॉर्मेट में सारी चीजों की कॉस्ट ले रहे होते हैं, और यही फॉर्मेट के अंदर है कि बी डी सी डी डिस्पोजल, इनकी ओरिजिनल कॉस्ट आती है अगर आप कॉस्ट फॉर्मेट यूज करते हैं तो इस केस में आप देखें जो आपने बेचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 मिलियन। तो मैं 30 राउंड पे काम करता हूँ, तो 10,000 डिस्पोजल आ गया। इसके बाद बारी आएगी रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन क्वेश्चन के अंदर नोट 2 के अंदर है, कहता है रीवैल्यूएशन हुई थी 5 मिलियन की, जिसमें से 2 मिलियन एक ऐसे एसेट का था जो आपने बेच दिया। तो ठीक है, रिवैल्यूएशन 5 मिलियन की थी, और जो बिक गया उसका रिवैल्यूएशन रीसेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अभी हमारे पास कितना पड़ा होगा? 5,000 का था, देखिए ये रहा 5,000 का था, 2 मिलियन का रीसेट हो गया। तो 5 में से 2 गए, तो अभी अवेलेबल रिवैल्यूएशन यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितनी हमारे अकाउंट्स में नजर आ रही होगी? 3,000। तो 80 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 93,500, हाउ मच इज कमिंग? जस्ट कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज। 20,500 दिख रहा है।
और 83 माइनस दिस, आपका आंसर आ रहा है प्लस में कि माइनस में? सर आंसर आ रहा है माइनस में। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पैसा आया होगा कि गया होगा? सर पैसा गया होगा, यानी कैश फ्लो यूज्ड फॉर एक्विजिशन, यानी पैसा खर्च किया है खरीदने के लिए। क्या खरीदा होगा मेरे भाई मेरे दोस्त? नॉन करंट एसेट खरीदा होगा। कॉस्ट मेथड पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये चीज हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है जो हमने सॉल्व की है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन जब हम नोट सॉल्व करने आते हैं तो फिर हम उस नोट को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें, सेकंड वर्किंग जो इसकी है वो है डेप्रिसिएशन निकालने की, और ये फॉर्मेट डेप्रिसिएशन का हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर। पीडी, रिवैल्यूएशन, डिस्पोजल, कैरिंग अमाउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं फॉर्मेट के अंदर। रिवैल्यूएशन यहाँ कौन सी आती है ये मैं बता चुका हूँ, बार बार अभी रिपीट करते हैं। जब आप किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन रीसेट हो जाता है, यानी वो यहाँ से हट जाता है। कैसे होगा देखिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग इज 48,000, क्लोजिंग इज 43, सॉरी क्लोजिंग इज 43,000 माइनस। चीजें सही पुट कर लो, आंसर खुद आता है। मुझे बताओ रिवैल्यूएशन जो हुई थी उसकी वजह से कितना डेप्रिसिएशन रीसेट हुआ था? देखो क्या लिखा हुआ है, 5 मिलियन की रिवैल्यूएशन थी, 2 मिलियन का रीसेट हुआ था, तो 2 मिलियन का डेप्रिसिएशन हट गया। और जो एसेट बेचा आपने उस पर कितना डेप्रिसिएशन था? तो देखो 10 मिलियन उसकी कॉस्ट, 9 मिलियन रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। यानी एक एसेट आपने बेचा जिसके ऊपर 9 मिलियन का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, यानी यहाँ बीडी का मतलब भी डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन भी डेप्रिसिएशन की हटती है, जो एसेट बेचा उसका डेप्रिसिएशन। यानी इस फॉर्मेट में सारी चीजें डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट आ रही होती हैं। ओपनिंग बैलेंस भी डेप्रिसिएशन का, क्लोजिंग भी डेप्रिसिएशन का, रिवैल्यूएशन कौन सी? जिन एसेट पे रिवैल्यूएशन रीसेट हुआ वो, और डिस्पोजल जो एसेट बेचा उससे एसोसिएटेड उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ था वो। एडजस्ट करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, you will know what is the depreciation for the year. तो depreciation for the year सर आ गया है 6,000। लॉस ऑन डिस्पोजल देखो 10 मिलियन की चीज थी, 9 मिलियन से डेप्रिशिएट हुई हुई थी। कैरिंग अमाउंट कितनी हुई? कितने की बेची नहीं दिखा हुआ। कहता है भाई बेचने के टाइम आपको कॉस्ट देनी पड़ी है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी आपको पैसे मिले नहीं, आपने पैसे दिए। ये कैसी बात है? लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया सर। देखें वैसे क्या होता है, कैरिंग अमाउंट होती है, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं सेलिंग प्राइस लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, गेन या लॉस आता है। इसमें अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट लग गई, यानी इसको पैसे वैसे नहीं मिले, 1000 की चीज थी, 500 रुपए दे के उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ गया। तो भाई 1000 तो उस चीज के डूब गए, 500 जेब से दिए तो डिस्पोज करने में टोटल 1500 का लॉस हो गया। दैट्स द लॉजिक। आई होप कोई इशू नहीं होगा, समझ आया होगा। इसके बाद यहाँ फॉर्मेट के हिसाब से क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट इन सॉकी बोलते हैं। सॉकी में यानी इनकम पीएनएल में जितना भी गिवन है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो सारा यहाँ पे हटा दिया करो। तो सॉकी देख लेते हैं, जरा हम स्क्रॉल अप करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट नजर आ रही है आपको? दो हैं, लोन नोट ओवरड्राफ्ट, दोनों का मिला के टोटल कितना है सर? 600 600। हमने 600 गिवन होता है, सॉकी का एक्सपेंस हमने उठा के लिख दिया, ये 600
कहाँ से आया मैंने हाईलाइट किया। नेक्स्ट वेरी इजी। आफ्टर दैट फॉर्मेट अगर याद करें, ऐसे ही मैं याद दिलाता रहता हूँ, फॉर्मेट के हिसाब से गेन ऑन डिस्पोजल आता है, वो इस क्वेश्चन में है नहीं। इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, सॉफ्टी में देखो कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है नहीं। डेप्रिसिएशन ले लिया हमने, फाइनेंस कॉस्ट हमने ले लिया, फिर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, फिर अब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है तो अब हम आ जाते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल की चेंजेस के ऊपर। जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं उसको एक एक करके लेते रहेंगे, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ एक चीज जो हमने आपको लिखवाई है फॉर्मेट पढ़ाते हुए कि यार वारंटी प्रोविजंस भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है, कभी उसको भूलना नहीं। और क्लेम्स, नेग्लिजेंस क्लेम्स वगैरह भी अगर आ जाएं तो वो भी वर्किंग कैपिटल के पास आपने लेने हैं, तो उनको भी भूलना नहीं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेबल्स को लेंगे, फिर वारंटी और क्लेम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये तीन तो आसान होते हैं ना। सबसे पहले देखो इन्वेंट्री की बात होगी। आप देखिएगा जरा ध्यान से, स्क्रीन पे फोकस प्लीज। आप देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। इन्वेंट्री मैंने हाईलाइट कर दी है। 4400 इन्वेंट्री थी और 5200 हो गई है। 5200 हो गई है और 4400 थी। इन्वेंट्री में इंक्रीज है डिक्रीज है? सर सीधा सीधा इंक्रीज है। इन्वेंट्री का इम्पैक्ट रिवर्स होता है, बढ़े तो माइनस और कम हो तो प्लस। रिसीवेबल देखें 2800 से 7800 हो गए, 7800 माइनस 2800 अगेन इंक्रीज। एसेट्स हैं, इन्वेंट्री हो के रिसीवेबल, इम्पैक्ट रिवर्स होता है, इंक्रीज हो तो हम माइनस करते हैं। और पेएबल्स को देखिएगा, पेएबल्स ट्रेड पेएबल को लेना होता है, 4200 हो गए हैं 4500 से, यानी इसमें सीधा सीधा डिक्रीज है। और लायबिलिटी में सीधा इम्पैक्ट होता है, इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस। एसेट्स में रिवर्स, लायबिलिटीज में स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होती है, कम होती है तो माइनस। इन्वेंट्री रिसीवेबल बढ़ते हैं तो माइनस, कम होते हैं तो प्लस। फिर हमें यहाँ पे लेना होता है वारंटी, वारंटी प्रोविजन, बिकॉज दिस इज आल्सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 180 से 1000 हो गया, 180 से 1000 हो गया तो सिंपल इंक्रीज है। ये लायबिलिटी के हेड में नजर आ रहा है कि एसेट के हेड में नजर आ रहा है? सर लायबिलिटी के हेड में नजर आ रहा है, तो लायबिलिटी का इम्पैक्ट सीधा है और रिवर्स है? सर सीधा है, बढ़ती है तो प्लस, कम होती है तो माइनस। 180 से 1000 हो गई, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 820 से, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड इट। इसके बाद हम लेते हैं क्लेम्स। क्वेश्चन में कोई नेग्लिजेंस क्लेम नाम की चीज है क्या? कोई भी क्लेम हो सकता है, यहाँ नेग्लिजेंस क्लेम है, नोट भी था कि कस्टमर ने आपको क्लेम किया हुआ है वगैरह वगैरह, और ऑफ द कोर्ट आपने सेटल कर दिया, 0 हो गया, 120 था। क्लेम इंक्रीज है डिक्रीज है? सर क्लेम में डिक्रीज है, और हेडिंग लायबिलिटी के अंदर नजर आ रहा है, लायबिलिटी का इम्पैक्ट सीधा होता है, बढ़े तो प्लस, कम हो तो माइनस। कैलकुलेटर यूज करेंगे, सबको एडलेस कर लेंगे और आंसर आएगा कैश जनरेटेड। प्लस में आए तो कैश जनरेटेड, माइनस में आए तो कैश यूज्ड इन या फ्रॉम ऑपरेशंस। फ्रॉम ज्यादा बेटर इंग्लिश है। चलें, 12,900 इज द आंसर। इसके बाद यहाँ दो चीजें आती हैं, इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड, और इसकी वर्किंग होती है दोनों की, और ये जब दोनों लेस हो जाएंगे then we will have cash from operating activities. अब टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए तो हम
ये चीज़ें थोड़ी सी ऊपर जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। याद कीजिए आपके टीचर ने या जिन्होंने हमसे पढ़ा है उन किस तरह से सिखाया है। डेफिनेटली टीचर ने ज़रूर पढ़ाया होता है कि भाई इंटरेस्ट पेड कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, ये है एक्सपेंस, ये जो है ये है एक्सपेंस। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपेंस हो वही आपकी पेमेंट हो। दिस कैन बी डिफर, यानी आपका एक्सपेंस और आपकी पेमेंट डिफरेंट हो सकती है कि एक्सपेंस जितना है आप उतना पे ना करें। इट्स पॉसिबल, राइट। तो इसका फॉर्मेट जो हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को वो ये होता है कि भाई इंटरेस्ट पेड निकालना है फाइनेंस, तो ये फॉर्मेट है। बीडी लेना, सीडी लेना, स्टॉकी से एक्सपेंस को उठा लेना और आपको पेड आ जाएगा कि कितना आपने पे किया है। ये हम पढ़ाते हैं। और टैक्स पेड कैसे निकालते हैं ये भी बताया जाता है। सेम ही होता है, बीडी लेना टैक्स का, सॉकी में एक्सपेंस होगा और सीडी ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि टैक्स पेड कितना है। ठीक है, ये इंटरेस्ट पेड और ये टैक्स पेड। सबसे पहले हम इंटरेस्ट पेड, इजी है इस क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। देखो बीडी सीडी ये हमेशा इंटरेस्ट जो है वो लायबिलिटी में नजर आना चाहिए। क्या लायबिलिटी में कोई इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट अक्रूड के नाम से कोई लायबिलिटी है? देखें लायबिलिटीज के अंदर कोई इंटरेस्ट से रेलेवेंट लायबिलिटी नजर आ रही है तो नहीं नजर आ रही। नील नील, ना बीडी है ना सीडी है। सॉकी में एक्सपेंस था, हमने दिया हुआ है 600 का, तो बीडी नहीं है सीडी नहीं है, यानी हमारा एक्सपेंस आया 600 और क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब पेमेंट भी हो गई 600। यानी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कि अगर बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट या टैक्स गिवन ना हो तो वो डायरेक्ट जो एक्सपेंस है वही पेमेंट बनता है। लेकिन ये इंटरेस्ट में तो हो सकता है लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टैक्स के बीडी सीडी गिवन होते हैं। आप देखें टैक्स के बीडी और सीडी जो है वो दो जगह मिलेंगे आपको। डेफर्ड टैक्स IAS 12 नॉन करंट लायबिलिटी में, और करंट ईयर टैक्स आपको करंट लायबिलिटी में मिलेगा। इधर डेफर्ड टैक्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जस्ट करंट लायबिलिटी में टैक्स नजर आ रहा है। देखिए कितना कितना, ओपनिंग है 5300, क्लोजिंग है 3000, और सॉकी के अंदर एक्सपेंस कितना है, जाते हैं सॉकी में और देख लेते हैं। सॉकी PNL को बोलता हूं मैं। सॉकी के अंदर हमारा जो एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस इज 3200, ओपनिंग था 5300, इस साल का एक्सपेंस हुआ 3200, मींस 8500 का हमारा लाइबिलिटी था, 3000 की क्लोजिंग लाइबिलिटी रह गई। ये तो लॉजिक है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मेट से करोगे तो लॉजिक वगैरह का कोई मसला नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका 5500 कि आपने टैक्स पे किया है। और इसको एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो इसी एक्टिविटी के होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्किंग इसी एक्टिविटी में करवाई जा रही होती है। 6800। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया है, बाकी की एक्टिविटीज बड़ी आसान होती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आ गया है, दो कॉलम्स चल रहे थे, 6800। अब हेडिंग आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आता है? इसमें परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट में जो कैश यूज हुआ है वो माइनस हो रहा होता है। डिस्पोजल आप करते हैं, डिस्पोजल की जो प्रोसीड्स होती हैं, पैसा आता है या जाता है वो आ रहा होता है।
और डिविडेंड रिसीव, इस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड रिसीव नहीं है, होता तो जरूर लेता। आप नोट्स पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, आप दोबारा एक बार रीड भी कर सकते हैं। कोई डिविडेंड रिसीव नहीं है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, तो फिर ये तीन चीजें नहीं आई, सिर्फ दो चीजें आई। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट वर्किंग वन मैंने की थी सबसे पहले, वीडियो में बैक जाके भी देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स बड़ा फोकस होके देख रहे हैं, 20,500 का मैंने एसेट की परचेज निकाल लिया था। डिस्पोजल प्रोसीड्स कुछ भी नहीं है, सेलिंग प्राइस कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जरूर पे की है 500 की। याद आया कि एसेट एक आउटलेट था। आप पढ़ो नोट 2 पढ़ो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए नोट 2 एक डिस्प्ले था जिसकी, सॉरी नोट 1 में ही है, जिसकी कॉस्ट, जिसकी सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं मिली, आपको 500 का अनएक्सपेक्टेड रिमूवल कॉस्ट पे करना पड़ गया, तो पैसा दिया ना मेरे भाई, पैसा दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, सिंपल। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट से पैसा मिलना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया है। सर क्या आया है जरा देखिएगा, 21,000 नेगेटिव। इस 21 को हम कहेंगे क्या, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर आता है हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर प्रोसीड्स आती हैं फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, रीपेमेंट या इशुएंस ऑफ लोन नोट, और डिविडेंड पेड आता है। सबसे पहले हम शेयर्स की बात करेंगे। शेयर्स में देखेंगे जरा ध्यान से, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन है, मैं हाईलाइट करूंगा, कोई डिटेल वगैरह ऐसी कोई खास है नहीं। शेयर कैपिटल ये और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी मतलब प्रीमियम, ये दोनों कैश जनरेट करते हैं ना। कैसे कैश जनरेट करते हैं, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो सिंपल आपको पैसे मिलते हैं। अब देखो इसका फॉर्मेट हमने जो पढ़ाया है वो क्या था, याद है? ओपनिंग बैलेंस होगा सर शेयर कैपिटल का और शेयर प्रीमियम का, दोनों का। ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग को आमतौर पे 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि ये ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस होता है और डायरेक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब मसला ये है कि कभी कभी लोन नोट होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जब कन्वर्ट होते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारा पैसा नहीं, सिर्फ शेयर्स इशू हो रहे होते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था, लोन नोट्स कन्वर्टेड टू शेयर कैपिटल। देखो लोन नोट की वजह से अगर शेयर कैपिटल इशू करना पड़ जाए तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, आपके लोन सेटिस्फाई होंगे, यानी आपका लोन खत्म होगा। तो लोन खत्म हो रहा है इसका मतलब पैसा नहीं आ रहा, लोन के बदले में शेयर्स जा रहे हैं। देखो लोन नोट के बारे में उसने नोट 5 बड़ा तफसील से लिखा है, क्या लिखा है पढ़ना, पढ़ लिया? कहने वाले ने कहा कि आपके जो लोन नोट थे वो आपने कन्वर्ट करवाए हैं। कन्वर्ट करवाए भाई, बहुत अच्छी बात है, कर्जा खत्म किया है। आप देखो बैलेंस शीट में आपका लोन नोट था कितना, 2000 का नजर आ रहा है, 2000 का लोन नोट था और जीरो हो गया, इसका मतलब आपने पूरा पूरा पे कर दिया। जरा ध्यान से समझिएगा, 2000 का लोन नोट है, बीडी में, सीडी में जाके नील हो जाता है। अब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, कैसे इशू करेंगे, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, लिखता है 25 पर 100। तो भाई 2030 हाइड है, ये लोन नोट था,
शेयर्स 25 पर एवरी 100, यानी हर 100 के बदले में 25 शेयर्स। तो कितने शेयर्स दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? लिखता है कि सिर्फ 20% लोगों ने ये ऑप्शन लिया है, तो हम 20% से भी मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 लाख का लोन नोट था, इसका सिर्फ 20% 25 शेयर्स पर 100 की वर्थ पे जो है वो कन्वर्ट हुआ। तो ये कितना आएगा, यानी 2000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, ये तकरीबन 500 आता है, और इसका 20% 100,000 आ गया। ठीक है, अब 100,000 हमारे शेयर्स इशू होंगे। मुझे ये बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, शेयर कैपिटल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होता है? शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, ऐसा ही है ना? अब जरा ध्यान से देखें, ये जो लोन था इसकी वर्थ क्या थी? अगर आप वर्थ देखोगे तो सर 2000 का लोन था, इसका 20% मतलब हमारा कितना लोन पे ऑफ हो रहा है? 4 लाख का, यानी 400, 30 हाइड कर रहा हूँ, 400 का मेरा लोन पे ऑफ हो रहा है। और वो पे ऑफ कैसे हो रहा है? मुझे 100 शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। कितने शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं? सिर्फ मुझे 100 शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। क्यों 100 करने पड़ रहे हैं, दोबारा देखना। 2000 का लोन था, 20% यानी 4 लाख जो है वो क्लोज हो रहा है। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, देखिएगा, जिनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ वर्किंग, कि भाई देखो, ये है मेरा लोन नोट, ये क्या है मेरा लोन नोट, टू बी कन्वर्टेड या टू बी क्लोज बाय इशुएंस ऑफ शेयर्स। यानी मैं 4 लाख का जो लोन, यानी मेरा जो 2 लाख का लोन था टोटल, उसमें से 20% मतलब 4 लाख का लोन जो है वो मैं क्लोज करवा रहा हूँ। कैसे क्लोज करवा रहा हूँ सर? शेयर्स इशू करके। कैसे क्लोज करवा रहा हूँ मैं? शेयर्स इशू करके क्लोज करवा रहा हूँ। अब शेयर्स इशू तो हमेशा पार वैल्यू पे होते हैं, बाकी जो डिफरेंस है वो कहाँ जाता है? बाकी जो डिफरेंस है वो जाता है प्रीमियम अकाउंट में, ऐसा ही है ना? बाकी जो डिफरेंस है वो प्रीमियम अकाउंट में जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, 4 लाख की सेटिस्फेक्शन है, शेयर कैपिटल पार वैल्यू तो 1 है, और डिफरेंस जो है वो कहाँ चला जाएगा? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, जिसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। अब इधर कितना और इधर कितना, इसके लिए हमें पता है कि भाई इसने जो फ्रैक्शन दी है वो कहा है 25/100। इसका मतलब 100 शेयर्स इशू होंगे, यानी 100 का मतलब 100,000, 30 हाइट से बात हो रही है, यानी 400 का लोन सेटिस्फाई करने के लिए आपको हर 100 के लोन नोट के ऊपर 25 शेयर्स देने हैं। मीन्स यू हैव टू इशू 100 शेयर्स। 100 शेयर्स एट पार वैल्यू ऑफ 1, 100 हो गया। 400, 400 का लोन सेटिस्फाई हो रहा है, 100 के शेयर्स कैपिटल में जा रहा है, तो डिफरेंस जो है वो कहाँ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाती है? हमेशा कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमारा मेन फॉर्मेट है, बी डी सी डी वगैरह वगैरह जो भी है हम लिखते हैं। शेयर कैपिटल 6,000 से 16,600 हो गया, बहुत जबरदस्त। शेयर कैपिटल आप देख लें हैवीली इंक्रीज हुआ है। और इसमें लोन का इम्पैक्ट कितना है शेयर कैपिटल में? 100। 6,000 प्लस 100 माइनस 16,600, तो कैश जो आया होगा शेयर्स इशू करके वो आया होगा 10,500। प्रीमियम 500 था और 4,800 हो गया है। और इशुएंस ऑफ शेयर्स जो ये लोन नोट कन्वर्ट हुआ था, इसका इम्पैक्ट कितना है? 300। तो 5,000
plus 300 minus 4,800 will give me answer of 4,000. इश्यूएंस ऑफ शेयर्स से प्रोसीड्स जो मिली 10,500 का कैश मिला शेयर्स इशू करके, और 4,000 का कैश मिला अगेंस्ट द प्रीमियम, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये है हमारे पास ये वाली वर्किंग कि लोन नोट कन्वर्ट अगर करने हो, वैसे तो हम आमतौर पे क्या कहते हैं शेयर कैपिटल और प्रीमियम का डिफरेंस लेके लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको ये कह दे कि भाई शेयर्स के अंदर कुछ शेयर्स हमने लोन नोट इशू करके भी शेयर्स लोन नोट जीरो किया है हमने और शेयर्स इशू किया है, तो वो भी यहाँ आएगा। तो प्रोसीड्स जो आपको आई उसमें उसको इम्पैक्ट को आपको लेना होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं 14,500। अब देखो, अब जो आखिरी चीज टेक्निकल इस क्वेश्चन की है, बाकी तो चीजें इसमें आसान थी, ये वाला नोट एक थोड़ा मुश्किल था और एक अगला नोट थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कौन सा नोट है आइए हम देख लेते हैं। वो है, देखो हमारे पास जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे प्रोसीड्स आती हैं, डिविडेंड पेड आता है, और यहाँ पे एक चीज और आती है कि लोन इशू से पैसा आया, यानी लोन नोट आपने इशू किया तो पैसा आया, और लोन नोट आपने रिडीम यानी रीपे किया तो पैसा चला गया। अब इस क्वेश्चन में आप देखो 2000 का लोन नोट था, ईयर एंड पे जाके वो जीरो हो गया, ईयर एंड पे जाके वो क्या हो गया जीरो। तो लोन नोट रीपे 2000 का था, इसमें से 20% शेयर्स की फॉर्म में पे ऑफ हो गया था, यानी 400 शेयर्स की फॉर्म में पे ऑफ हो गया था, बचा कितना 1600, और ईयर एंड आते आते वो नील हो गया यानी जीरो हो गया। इसका मतलब जो 1600 का लोन नोट था वो आपने पूरे का पूरा क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया। इसके बाद है डिविडेंड पेड आता है, डिविडेंड पेड हमें पता है हम रिटेन अर्निंग से निकालते हैं, और हमारे पास आ जाता है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले अब डिविडेंड की वर्किंग करनी पड़ेगी, ये मैं ऊपर का थोड़ा सा रिमूव करूंगा। रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग से डिविडेंड आता है, ये हमें बचपन से पता है, यानी अपने स्टार्टिंग से पता है जब हमने ये कोर्स कैश फ्लो का पढ़ा हुआ है। और रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट भी बड़ा आसान है, मैं लिख देता हूँ एक बार, बीडी प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन, जो ट्रांसफर हो गया रिवैल्यूएशन से आता है, और क्लोजिंग बैलेंस, डिफरेंस को बोलते हैं डिविडेंड पे। अब देखो रिटेन अर्निंग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन होनी चाहिए, डेफिनेटली गिवन है। रिटेन अर्निंग BDCD, BD 15,800, CD 19,800, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो भी गिवन है। अब कौन सा प्रॉफिट लोगे, एक ये सवाल है ना। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर लोगे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट लोगे, लोगे क्या? सोचे सोचे जल्दी सोचे। ऑब्वियसली सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रॉफिट फॉर द ईयर लेना है हमेशा। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना था क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा हुआ था ये पूरी कहानी थी। अब ट्रांसफर कितना था ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हिंट जरूर है नोट के अंदर कि भाई ट्रांसफर हुआ है। अब ट्रांसफर ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं, यानी रीवैल्यूएशन के अकाउंट से हम ट्रांसफर कैसे निकालते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व की वर्किंग भी हमें पता है कि BDCD गेन ऑन रीवैल्यूएशन, और जो डिफरेंस होता है वो होता है ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर यहाँ आ रहा होता है। ये वर्किंग इसकी इस तरह से ही हमेशा होनी है। रीवैल्यूएशन देखो कितनी है,
रिवैल्यूएशन 2500, 6500। गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना था सर, ये गिवन है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन टोटल गेन 5000 था। अब देखो जरा, 2500 प्लस 5000 7500 माइनस 6500 माइनस 6500, क्या आंसर आएगा? Yes, 1000 1000 ये आ जाएगा यहाँ ट्रांसफर पे, और मेरे पास डिविडेंड पेड आ जाएगा 4000, सिंपल एंड इजी। और आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जरा कैलकुलेटर आप भी यूज कीजिएगा। $9,900 आ रहा है। और इसके बाद नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये कैसे होता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का इम्पैक्ट ले रहे होते हैं ना। कैसे करते हैं देखो, याद करो याद करो, शाबाश। हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई थी, और या फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ चुकी है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितनी भी थी वो ले लो, कितनी थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी 6800 प्लस में, तो प्लस 6800। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी 21000 माइनस में, तो माइनस 21000। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रही है 9900, तो प्लस 9900। इनको जब आप नेट ऑफ करोगे, प्लस माइनस करोगे, तो आंसर यहाँ पे आ रहा है माइनस में। माइनस में 4300 आ रहा है। तो ये है हमारा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर हम क्या लेते हैं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आ जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैसे आएगा? ओपनिंग 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 ओपनिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक। ओपनिंग में देखो सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, सिर्फ 700 है, तो 4300 माइनस में प्लस 700, तो ये आता है 3600 माइनस में, जो कि एग्जैक्टली टाई हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट से। इसका मतलब 20 आउट ऑफ 20। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका नाम है कैश फ्लो टॉपिक। उसका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देखिएगा, तो जो भी इसके इश्यूज हैं इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।